बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम करेंगे फ़िज़िक्स 10th क्लास की। इसके हम कंसेप्ट जो हैं उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, लेकिन रट्टे से काम चलता है। तो ताकि कंसेप्ट्स क्लियर हों और रट्टे के ऊपर फोकस ना किया जाए, तो कंसेप्ट्स के ऊपर सिर्फ हम इसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ताकि जो तमाम इम्पोर्टेंट ये वो MCQ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस या दूसरे क्वेश्चन जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर मोस्टली पूछे गए हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन जो है ये क्या होती है, और जो है वाइब्रेटरी मोशन ये क्या होती है। तो ऑसिलेटरी जो मोशन है, जब कोई जिस्म एक पॉइंट के इर्द गिर्द अपनी मोशन को दोहराता है तो उसको ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसको ज़रा समझें कि ये है क्या क्या बात कही गई है। एक पॉइंट है, मसलन ये मैंने किया, एक बाउल लिया, ये एक बाउल लिया, ये इसके अंदर एक बॉल है। अब जो ये बॉल है ये इसका सेंटर है, यहाँ पे ये बॉल पड़ी हुई है। अगर इस बॉल को मैं यहाँ से ला के इसको छोड़ूंगा तो ये बॉल इस तरफ जाएगी, फिर इस तरफ आएगी, फिर इस तरफ जाएगी। लेकिन अपने ये मेन जो ये पॉइंट है सेंटर वाला, इस सेंटर वाले पॉइंट से आगे पीछे ये हरकत करेगी। एक पॉइंट के गिर्द अपनी हरकत को बार बार ये बॉल दोहरा रहा है, तो इस हरकत को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। अगर कोई जिस्म यानी ये बॉल जो है जिस्म है, अपनी मोशन को एक पॉइंट के इर्द गिर्द क्या करता है, दोहराता है अपनी हरकत को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह अगर हम स्प्रिंग की मिसाल ले लें, तो स्प्रिंग है, यहाँ पे ये स्प्रिंग अपनी जगह पे कायम है। जब हम इसको खींच के आगे फिर इसको हम वापस छोड़ते हैं, तो ये तो इसका मेन पॉइंट था। अब ये आगे जाएगा और फिर पीछे फिर आगे, तो ये जो है मेन पॉइंट के इर्द गिर्द अपने बार बार हरकत को जो दोहरा रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब बात ये है कि ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी में क्या डिफरेंस है, तो ये दोनों सेम ही है। वाइब्रेट जब कोई चीज़ करती है तो वो भी ऐसे ही करती है, जिस तरह कि हम कहते हैं कि ये जी वाइब्रेशन हो रही है, तो अपनी मेन पॉइंट जो है उसका वो ये है, एक पॉइंट ये, अब कभी उसके ऊपर कभी नीचे, तो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल, ये है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है जी वो क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ज़रा समझिए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। यहाँ बुक में इन्होंने सिर्फ इसकी जो है जी वो एक डेफिनेशन इस लिहाज से दे दी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में नेट फोर्स वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इसकी जो समत है हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। इसको समझना है कि ये है क्या। देखें, ये मैंने एक बाउल लिया, ये एक बाउल लिया, बाउल लें, पेंडुलम लें, जो भी लें, उसके अंदर ये हमने ले लीजिए एक बॉल है। अब देखें सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है उसमें अब देखें, यहाँ पे ये जो बात इसने कही है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में नेट फोर्स वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब जो वस्ती पोजीशन है इस चीज़ की वो ये है बॉल की, इससे डिस्प्लेसमेंट यानी अगर ये यहाँ पे आएगा ए और इसको हम दे देते हैं पॉइंट बी, जो पॉइंट ए की तरफ ये आएगा, यहाँ से यहाँ तक ये बॉल जब आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जी ये यहाँ से इसका यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट है, ये है जी इसका डिस्प्लेसमेंट। अब वो कहता है कि वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। क्या मतलब, अगर ये बॉल जो है, अगर हम इस बॉल की जो नेट फोर्स है अगर वो बढ़ाएंगे, यानी इसको मज़ीद ऊपर से ले जाके छोड़ेंगे, तो ये मज़ीद आगे ऊपर इसका जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, लेकिन अगर एक चीज़ बढ़े दूसरी चीज़ कम हो तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। क्या, नेट फोर्स जो है, जो हम इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाएंगे, वो ये वस्ती पोजीशन यहाँ दरमियान में ये पड़ी हुई है, तो इसके ऊपर जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना ज़्यादा इसकी बुलंदी यहाँ से बढ़ती जाएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है इसका यहाँ से यहाँ तक फासला ये जो बढ़ता जाएगा, इसको हम बोलते हैं कि नेट फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़ती है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, डिस्प्लेसमेंट के। एक चीज़ हो गई। दूसरा क्या होगा कि और इसकी जो समत है हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ रहेगी, यानी अब ये बॉल यहाँ पर जाने के बाद ये दोबारा क्या चाहेगा कि यहाँ अपनी
एक जो वस्ती पोजीशन है सेंटर में यहाँ पे आके रुकने का नाम लेगा, और अगर इस तरफ जाएगा तो इस तरफ से भी। तो इसकी जो समत है, मतलब जो इसकी पोजीशन है वो क्या होगी, हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ रहेगी, कि वो अपने इस वस्ती मेन पॉइंट की तरफ वो आना चाहेगा। तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी इसमें, कि नंबर एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, नेट फोर्स होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के। और दूसरा हमेशा इसकी किसकी तरफ रहेगी, समझ जो है वो वस्ती पोजीशन की तरफ रहेगी। तो ये था जी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है। आगे क्वेश्चन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात क्या हैं, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात क्या हैं। देखें, नंबर एक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस्म हमेशा एक वस्ती पोजीशन के गिर्द मोशन करता है। वो तो आपको पता है कि मसलन मैंने ये बाउल लिया, इस बाउल के गिर्द, इसके अंदर ये बॉल था, और अब ये बॉल जो है कभी इधर जाएगा कभी इधर हरकत करेगा, लेकिन ये अपने इस वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द ही रहेगा, इसके दाएं बाएं ही हरकत करेगा, इससे आगे पीछे नहीं जा सकता, इसके दाएं बाएं। दूसरा खुसूसियत यह है कि इसका एक्सेलरेशन हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होता है। एक्सेलरेशन मतलब दोबारा से इसको जो चीज़ हरकत दे रही है, यानी ये चीज़ ऊपर की तरफ जाए, ये बॉल जो इसकी हरकत करती है आगे पीछे को, जो चीज़ इसको हरकत देने पे मजबूरी करती है वह एक्सेलरेशन फोर्स। तो ये किस तरफ जाएगा, ये जी इसकी एक्सेलरेशन जो है। तो अब समझ आए कि इसका जो एक्सेलरेशन है, यानी इसको जो चीज़ ये जो फोर्स इसको हरकत दे रही है, मतलब ये वापस जो पलट के आना चाहेगा तो ये सेंटर में ही आना चाहेगा। तो इसका एक्सेलरेशन की जो पोजीशन है वो हमेशा वस्त की तरफ रहती है। दो इसके हो गए, पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है जिस्म उसमें हमेशा वस्ती पोजीशन के गिर्द घूमता है। दूसरा जो है इसका एक्सेलरेशन हमेशा वस्त की तरफ रहता है, दरमियान की तरफ। तीसरा इसकी खसूसियत यह है कि एक्सेलरेशन की मिकदार हमेशा इसकी वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा इसकी ये डिस्प्लेसमेंट यानी वस्ती पोजीशन से लेकर ये आखिरी नुक्ते तक का फासला होगा, जितना ज़्यादा इसका ये फासला होगा, या इधर फासला होगा, ये इधर फासला, ये इधर फासला होगा, जिस तरह हम झूल झूलते हैं उस पर फासला होता है। तो ये जितना ज़्यादा इसका वस्ती पोजीशन से आखिरी पॉइंट तक फासला होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ज़्यादा ही इसके अंदर एक्सेलरेशन यानी वापस आने की कुव्वत जो है वो ज़्यादा होगी। तो एक्सेलरेशन जो है वो जितना ज़्यादा इसका हम डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। इट मीन्स कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पे जो बात की गई है वो यही है कि एक्सेलरेशन की जो मिकदार है वो डायरेक्टली वो वस्ती इसकी वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जो है इसका कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी एक्सेलरेशन वस्ती पोजीशन पर तो यहाँ पर तो ये सिफर होगा, ये गेंद ऐसे पड़ा हुआ यहाँ पे सिफर है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन दोनों पॉइंट्स पे जाके इस पॉइंट पे जाएगा, इस पॉइंट, तो इस पॉइंट दोनों पॉइंट्स पे सबसे ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन। तो जितना ज़्यादा हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा इस बॉल का इस वस्त से दरमियान के सेंटर पॉइंट से, उतना ज़्यादा इसका एक्सेलरेशन बढ़े, उतनी स्पीड के साथ ये बॉल वापस आएगा इसके अंदर। तो ये था जी इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात। अब आगे उन्होंने चार डेफिनेशंस और इसकी दी हुई, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आया कि वाइब्रेशन जो है वो किसे बोलते हैं। तो समझना है वाइब्रेशन किसे बोलते हैं। वाइब्रेशन क्या होता है, आपने देखना किसी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म के एक साइकिल या चक्कर मुकम्मल करने को वाइब्रेशन बोलते हैं। अब इसको यहाँ पे समझें, मैंने ये बाउल लिया या पेंडुलम ले लें, बाउल ले लें, जो भी ले लें, ये पेंडुलम है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। उसने जो बोला है किसी वस्ती पोजीशन, ये इसकी वस्ती पोजीशन है ना, ये वाली, ये इसकी वस्ती पोजीशन है, किसी वस्ती पोजीशन के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, एक पॉइंट के दाएं इर्द गिर्द हरकत, एक पॉइंट से आगे पीछे जो हरकत होती है उसको हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। तो उसने जो बात बोली है कि किसी पोजीशन के इर्द गिर्द करती वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म के एक साइकिल मुकम्मल करने या चक्कर मुकम्मल करने को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। अब ये एक बॉल एक दफ़ा यहाँ गया, ठीक है, एक पॉइंट पे गया, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आया, एक चक्कर इसका मुकम्मल हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, चक्कर इसका मुकम्मल हो गया। तो एक चक्कर मुकम्मल इसका हुआ अपने वस्त के गिर्द यानी अपने सेंटर के गिर्द, वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म का एक चक्कर मुकम्मल हुआ। इस जो मुकम्मल इसने ये चक्कर किया इसको हम बोलते हैं एक वाइब्रेशन। यहाँ से यहाँ तक जाना, फिर यहाँ से यहाँ तक जाना, ये हो गया एक वाइब्रेशन।
एक चक्कर मुकम्मल करने को हम क्या बोलते हैं, किसी वाइब्रेटरी इसमें ज़रूर रखना है कि वाइब्रेशन करने वाले, किसी वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म का एक चक्कर मुकम्मल करना, अपने मेन पॉइंट के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करना, उसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। ये एक कंप्लीट कंसेप्ट था इसका। दूसरा इसके अंदर कंसेप्ट ये है कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो आपने देखो टाइम पीरियड को देखना है। टाइम पीरियड क्या होता है कि किसी पॉइंट के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म के एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए दरकार वक़्त को टाइम पीरियड बोलते हैं। हमने यहाँ पे एक बोला था कि टाइम, देखो ये हमारे पास बाउल है, ये इसके अंदर जो है वो ये गोली है या छोटा सा इसके अंदर बॉल है। अब ये बॉल जो है यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया। अब जितना इसने टाइम जो लिया है ना एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में, यहाँ से यहाँ जाने में, फिर यहाँ से यहाँ जाने में, एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जो टाइम लिया, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ये याद रखेंगे जी, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, किसको बोलते हैं, किसी पॉइंट के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म का एक सेकंड के अंदर, अब ये जो जिस्म वाइब्रेटरी जिस्म है, एक पॉइंट के गिर्द जो है ये हरकत कर रहा है, यहाँ से यहाँ गया, फिर इधर से इधर। अब एक सेकंड के अंदर इसने कितनी वाइब्रेशंस की हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस विद इन 1 सेकंड, एक सेकंड के अंदर वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म ने कितनी वाइब्रेशंस की हैं, उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, नंबर 1 नीचे जो उन्होंने पूछा हुआ, एम्पलीट्यूड क्या होता है जी। तो एम्पलीट्यूड हम किसे बोलेंगे, देखें हमारे पास वही ये बाउल है, इसके अंदर ये जो है जी, ये इसके अंदर बॉल है। अब ये जो बॉल एक दफ़ा जब यहाँ से यहाँ तक जाएगी ना, तो ये इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो है यहाँ से यहाँ तक का फासला, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन जो ये फासला है, इसको हम दूसरा नाम इसका क्या है, इसको हम यहाँ से एक तरफ के, यहाँ से यहाँ तक जो एक तरफ है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, किसी पॉइंट के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म का इस पॉइंट से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट को ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और इसका मीटर जो है, इसका यूनिट जो है वो मीटर होता है। ये बाकी आप पढ़ते रहें, कंसेप्ट यहाँ से क्लियर करें कि ये होता क्या है एम्पलीट्यूड। यहाँ से लेके इस पॉइंट से और यहाँ तक जो ये फासला तय करेगा, इसको एम्पलीट्यूड, इसी तरह इधर भी जो करेगा वो भी एम्पलीट्यूड होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है जी, अब यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट है डैम्प्ड ओसिलेशन का। ये डैम्प्ड ओसिलेशन क्या होती है, इसको देखें, किसी फ्रैक्शन या रेजिस्टेंस की गैर मौजूदगी में रिस्टोरिंग फोर्स के ज़ेरे असर जिस्म की वाइब्रेटरी जो मोशन है लामहदूद वक़्त तक जारी रहती है। अब यहाँ से बस इसको आप इधर से समझें कि वाइब्रेटरी जो मोशन है वो होती, ये डैम्प्ड ओसिलेशन होती क्या है। ये एक बाउल है, ये बाउल है, इसमें ये जो है बॉल है। अब ये जो बॉल है, जब ये यहाँ से यहाँ तक आती है, जब हम इसको यहाँ पर ला के छोड़ेंगे, तो इसके अंदर एक जो फोर्स है, रिस्टोर का मतलब होता है जमा होना, रिस्टोर जमा होना, इसके अंदर एक फोर्स है वो जमा हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, जो कि हमारे हाथ की फोर्स होती है, वो इसके अंदर जमा हो जाती है। अब जब जमा होती है, तो फिर जब हम इसको छोड़ेंगे, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, इसको खींच के धक्का लगा के इसको इधर ले आएगी, और फिर इसको फिर वापस ले आएगी, फिर इसको फिर सिर्फ ले आएगी। ये एक झूल झूलता रहेगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अब जो रिस्टोर, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आप छोड़ेंगे इस बॉल को, तो ये आहिस्ता आहिस्ता झूल की तरह ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका कम होती जाएगी। ये जो एम्पलीट्यूड है, ये जो इसकी क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ भी इसको रगड़ लगेगी ना, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जो है वो क्या करेगा जी, फ्रैक्शन इसकी इस एनर्जी जो ये यूज़ कर रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, इस रिस्टोरिंग फोर्स को कम करेगा, इसको मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील कर देगा। तो आस्ता आस्ता जो है जी ये यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा, फिर ये वस्ती पोजीशन पे आकर ये जो है ये रुक जाएगा। ठीक है, ये जो इसका बॉल है, ये वस्ती पोजीशन पे आकर यहाँ पे रुक जाएगा। अब ये जो रुकता है ना, अब किसी मज़ाहमती फोर्स, यानी जो यहाँ पर ये इसको रगड़ लग रही थी, जो फ्रैक्शन थी, उस फ्रैक्शन की वजह से क्या हुआ जी, ये रुक गया। किसी मज़ाहमती फोर्स की मौजूदगी में जो सिस्टम की ओसिलेशंस, यानी ये जो रुक जाना है, इसको हम बोलते हैं ओसिलेशंस। ठीक है, इस जो हरकत है इसको हम बोलते हैं ओसिलेटरी डैम्प्ड ओसिलेशन मोशन। मतलब डैम्प्ड ओसिलेशन है ये, डैम्प्ड मतलब रुकावट, फ्रैक्शन है उसकी वजह से, ओसिलेशन मतलब ये जो हरकत है इसको हम ओसिलेटरी बोलते हैं। एक पॉइंट के इर्द गिर्द जो हरकत है उसको ओसिलेशन बोलते हैं, तो ये ओसिलेशन है। डैम्प्ड मतलब फ्रैक्शन की वजह से ये रुकावट इसमें होती है। तो किसी मज़ाहमती फोर्स, यानी आपको पता है वो फ्रैक्शन है यहाँ पे, की मौजूदगी में सिस्टम की ओसिलेशंस को, इसकी मौजूदगी में, क्योंकि ये आस्ता आस्ता इसको रोकता है, तो फिर ये पॉइंट अपने उसी जगह पे आके ये खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे रुक जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ओसिलेशन।
सिस्टम की मौजूद ऑसिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। यहाँ पे इसने ये कार की मिसाल दी थी। कार के जो शॉक्स होते हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस के थ्रू काम करते हैं। जब जंप लगता है गाड़ी के अंदर तो वहाँ पे ये जो है ये शॉक्स, ये फ्रैक्शंस होते हैं, ये जो जंप होता है ना उस जंप को ये यहीं पे ये अपने अंदर रोकते हैं, रुकावट पैदा करके रोकते हैं। तो गाड़ी के अंदर बैठे बंदे को जंप महसूस नहीं होता, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्रैक्शन की फोर्स। ये एम्पलीट्यूड को कम करता रहता है, आस्ते आस्ते एम्पलीट्यूड इसका नीचे आता है तो ये फ्रैक्शन हो जाता है, इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। अच्छा, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है वेव मोशन का। वेव मोशन क्या होती है, जैसे आपने समंदर में देखा होगा जो लहरें उठती हैं उसको बोलते हैं वेव मोशन। तो इन्होंने जो यहाँ पे वेव मोशन की जो डेफिनेशन की है ना, हम उसके मुताबिक इसको लेके चलेंगे कि वेव मोशन होती क्या है। तो यहाँ पे हम ज़रा इसको देखेंगे आगे चल के इसकी डेफिनेशन को। अब इन्होंने यहाँ पे जो डेफिनेशन इसकी की है जी, हम इसको देखें। वेव किसी वास्ते या मीडियम में पैदाशुदा ऐसे खलल को कहते हैं जिससे मीडियम के ज़र्रात अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द मतवातर वाइब्रेटरी मोशन जो है वो करते हैं। देखें, ये एक समंदर है, ये समंदर के अंदर ये पानी है, ये पानी है। किसी वास्ते या मीडियम में पैदाशुदा ऐसा खलल, ये मीडियम है। ये जो पानी है ना समंदर, ये क्या है, मीडियम है या कोई वास्ता है, कोई भी चीज़ है उसको मीडियम बोलेंगे, ठीक है। आगे देखें, ऐसा खलल को कहते हैं जिससे मीडियम के ज़र्रात अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द मुतवाजिर कर दे। अब यहाँ पे जो है जी, ये इसके अंदर समंदर में लहर उठी हवा की वजह से। लहर के अंदर पानी के भी ज़र्रात कतरे होते हैं ना जी, ये क्या है, ज़र्रात हैं। ये क्या है, ज़र्रात। अब ये लहर ऊपर जा रही है, फिर ये पानी के अंदर नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे। पानी के अंदर अब पानी का जो वस्ती लेवल है वो ये वाला है, जो पॉइंट है पानी का, जहाँ पे पानी की सतह है। लेकिन क्या हो रहा है, ऐसा खलल पैदा हुआ हवा की वजह से, ऐसी लहर बन गई, ऐसा खलल मतलब ऐसा इसके अंदर बेचैनी पैदा हुई, ऐसा रास्ता इसमें बना जिससे मीडियम के ज़र्रात, यानी इस पानी के जो ये ज़र्रात हैं, ये कतरे जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी वस्ती पोजीशन, ये जो लेवल है पानी का, इसके इर्द गिर्द हरकत करते हैं, मतवाजी मोशन करते हैं। कैसे, ऐसे। अब ये ऊपर ज़र्रात जा रहे हैं, फिर ये पानी के नीचे ज़र्रात जा रहे हैं, फिर ये ऊपर आएगी लहर तो ऊपर ज़र्रात आएंगे, फिर नीचे जाएगी तो नीचे ज़र्रात आएंगे। अब ये पानी के अंदर ये यूं जो हरकत है लहर की, तो पानी का वस्ती लेवल तो ये वाला था। अब इस लेवल के आगे पीछे जो हरकत हो रही है, एक पॉइंट के गिर्द आगे पीछे हरकत, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे जी, इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। यानी किसी भी मीडियम में पैदाशुदा ऐसा खलल जिससे मीडियम के ज़र्रात अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द मतवातर जो है वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। आगे वेव की अक़साम हैं। अब देखें, वेव की अक़साम हैं कौन कौन सी हैं। नंबर एक, दो किस्में हैं वेव की। नंबर एक मैकेनिकल वेव और नंबर दो है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, बाज़ वेव होती है जिसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है गुजरने के लिए। यानी अगर दरमियान में कोई चीज़, ऐसा वास्ता, कोई ज़रिया नहीं होगा तो वो वेव काम नहीं करेगी। जैसे कि साउंड है, आवाज़ है ना, आवाज़। आप एक बंदे को आवाज़ दें, दूसरे बंदे तक आवाज़ पहुंचती है जो आपसे दूर हो। वो क्यों पहुंचती है, क्योंकि दरमियान में हवा है, जो मीडियम है, जो ज़रिया है आपकी आवाज़ को उस बंदे तक पहुंचाने का। लेकिन अगर इस हवा को हम दरमियान से ख़त्म कर दें और बिल्कुल वैक्यूम, यानी कि हवा ख़त्म करने को हम कहते हैं वैक्यूम, बिल्कुल हम वैक्यूम बना दें, इसको हवा ख़त्म कर दें। अब आप आवाज़ यहाँ से देते भी रहें तो दूसरे बंदे तक आपकी आवाज़ जाएगी नहीं, क्योंकि दरमियान में मीडियम नहीं है। तो जो वेव मीडियम की मोहताज होती है दूसरे बंदे तक जाने के लिए या अपनी आगे तक मुंतकली के लिए, उस वेव को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। लेकिन एक वेव ऐसी होती है जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जो जैसे रोशनी है, रोशनी आप यहाँ, हवा हो ना हो, कोई चीज़ हो ना हो, तो रोशनी आप यहाँ से भेजेंगे सीधी यहाँ इस पॉइंट तक पहुँच जाएगी। मतलब इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि उसके दरमियान में हो। तो वो ऐसी वेव जिसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, बगैर मीडियम के भी सफ़र कर लेती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आसान सा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे इनकी जो है डेफिनेशंस को आप देख लें। ऐसी वेव्स जिनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। मसलन
पानी की सतह पर पैदा करदा वेव जो वेव लहरें पानी की सतह बनती हैं, साउंड वेव्स हैं, और स्प्रिंग में जो पैदा शुदा वेव स्प्रिंग में पैदा, तो उसके लिए स्प्रिंग ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। अगर स्प्रिंग नहीं होगा तो लोहा नहीं होगा तो वो आगे नहीं जा सकती। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ऐसी वेव जिनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मसलन रेडियो की जो वेव्स हैं, टेलीविज़न की जो वेव्स हैं, और एक्सरेज की जो वेव्स हैं, हरारत और रोशनी, सूरज से रोशनी आती है, इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, हवा दरमियान में ना भी हो तो ये हमारे तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए इन वेव्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। याद रखनी है, रेडियो वेव्स, टेलीविज़न वेव्स, एक्सरे वेव्स, रेज और जितनी भी हरारत और रोशनी की रेज हैं। आगे आ गया मैकेनिकल वेव्स की भी अकसाम है। मैकेनिकल वेव्स की कितनी अकसाम है, इसकी दो किस्में। मैकेनिकल वेव की जो दो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं जी? नंबर एक तो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, नंबर दो है ट्रांसवर्स वेव। दोनों में क्या फ़र्क है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है, इसको ज़रा देखें, नीचे इसकी तारीफ पे आएंगे फिर हम इसको देखेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है जी? ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ज़र्रात की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन की समत के मतवाजी हो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं उसको। देखें देखें जी इसको, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को, कि ऐसी वेव है, ये वेव है, ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ज़र्रात की वाइब्रेटरी मोशन, इस मीडियम के अंदर ये छोटे छोटे ज़र्रात भी होंगे ना, इन ज़र्रात की जो वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी क्या, ये मीडियम का लेवल है, ये एक वेव पैदा हुई, ये मीडियम का दरमियान का लेवल है, इसके मीडियम के अंदर ज़र्रात, यानी कि पानी, जिस तरह मैंने पीछे पानी की मिसाल दी थी, लहर जो पैदा होती है पानी में, अब मीडियम के ज़र्रात की जो वाइब्रेटरी मोशन है वो क्या है जी? ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे। लेकिन ये है किस समत में? ये मतवाजी हो, जिस तरफ वेव जा रही है उस तरफ इन ज़र्रात की समत भी इसी तरफ हो, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसमें देखें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में हम यहाँ पे मिसाल देंगे जिस स्प्रिंग की इन्होंने यहाँ मिसाल दी, इसको देखें। ये मिसाल दी है, देखें ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है। इसको जब आप आगे की तरफ खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं, अब इसके जो ज़र्रात है वाइब्रेटरी मोशन तो है, लेकिन वो यूं मतलब इस तरफ है, फिर इस तरफ है, इस तरफ, एक ही तरफ, जिस सिमत के अंदर ये वेव की मोशन है उसी के अंदर इसके ज़र्रात की भी मोशन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। एक होती है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव होती ट्रांसवर्स वेव ऐसी ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ज़र्रात की वाइब्रेटरी मोशन इसके समत के मतवाजी हो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। और ट्रांसवर्स वेव जो होती है उसमें जो मीडियम के ज़र्रात की जो मोशन है वो अमूदन होती है वाइब्रेटरी मोशन के। क्या मतलब? जैसे ये स्प्रिंग इन्होंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे स्प्रिंग को पकड़ के जी हमने यूं यूं इस तरह इसको हिलाया, जब हिलाते हैं तो ये वाली वेव्स बनती हैं। देखिए इसकी मोशन तो है स्प्रिंग की, वो इस तरफ है, लेकिन इसके ज़र्रात की जो है वो ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे। उसमें तो स्प्रिंग जो हमने यूं यूं किया तो उसकी ऐसे थी, मतवाजी थी, मतवाजी मतलब बराबर में। इसमें क्या है? अमूदन है, यानी जो मोशन है, मोशन जो है, मोशन वाइब्रेटरी मोशन की जो समत है उसके ये क्या है? अमूदन है, दे ऊपर नीचे से इस तरफ हो रही है शामिल। तो ये थे जी हमारी ट्रांसवर्स वेव। इंतकाल आगे कैसे होता है एनर्जी का, यानी एनर्जी मुंतकिल कैसे होती है नेक्स्ट अगले उसमें पार्ट्स में, तो इसको हम देखेंगे जी। एनर्जी आपको पता है कि एनर्जी जो है दो चीज़ों में एनर्जी होती है। एक, जिस तरह पानी खड़ा है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, यानी इसके अंदर काम करने की सलाहियत है, लेकिन ये अभी साकिन है, पोटेंशियल है। लेकिन जब हम इसी एनर्जी को गिरा के टरबाइन चलाते हैं तो ये फिर मैकेनिकल या काइनेटिक एनर्जी वगैरह में चेंज हो जाती है। तो इंतकाल एनर्जी कैसे होता है कि पानी के जो ज़र्रात हैं, एक एक ज़र्रे के अंदर एनर्जी ऐसे मुंतकिल होती है अगले ज़र्रे में, फिर उससे अगले में, फिर लहर के अंदर पानी में, इस तरह एनर्जी ये मुंतकिल होती है। हमारे हाथ से एनर्जी हमारे मसल से मुंतकिल होती है रस्सी में, जब हम रस्सी को हिलाते हैं वो फिर आगे डोरी में, फिर पत्थर में, फिर वो डोरी इस तरह घूमती है। तो ये एनर्जी ऐसे मुंतकिल होती है आगे से आगे। अब नेक्स्ट जो इन्होंने कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है
रैपल टैंक का। रैपल टैंक जो है ये क्या होता है, ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, ये है रैपल टैंक। यानी कि ये ऊपर एक शॉर्ट सी बट नीचे ये पानी का होता है, शीशा लगा होता है, इसमें पानी होता है, ये फट्टा सा उसके ऊपर रखा होता है ताकि ये इसके ऊपर गिराए। इसको बार बार मोटर चलती है, जब ये टप टप होती है, मतलब पानी को ये जो स्प्लैश करता है और पानी जो है उसके अंदर वेव्स पैदा होती हैं, लहरें पैदा होती हैं। इन लहरों को नीचे इसका इमेज ये साया बन रहा होता है, इस पे इनको इनको जांचा जाता है। इसके ऊपर फिर मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बात और खसूसियात को पढ़ा जाता है, इन वेव्स की, कि लहरों के अंदर किस किस तरह की खसूसियात होती हैं। अब नीचे हम देखते हैं कि इन्होंने 4 किस्म की खसूसियात जो है, 3 किस्म की खसूसियात जो इसके मुताला की इस लहर से। नंबर 1, ये 3 चीज़ आपने समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1 रिफ्लेक्शन, नंबर 1 जो है जी वो रिफ्लेक्शन, नंबर 2 जो है वो रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, और नंबर 3 जो है वो है डिफ्रैक्शन डाल के साथ। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों में क्या फ़र्क है। चलते हैं जी, सबसे पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्शन को। देखें देखें ये लहरें आ रही हैं, ये वाली, ये जो वेव्स जो हैं वो हमने रैपल टैंक के थ्रू पैदा की। अब ये वेव्स जो हैं, आपको पता है कि पानी के अंदर जो लहरें हैं वो इस तरह ये आ रही हैं। हम इसके आगे जो है ना, कोई लकड़ी वगैरह यहाँ पे तिरछी जो है वो रख देते हैं, लकड़ी जैसे यहाँ इन्होंने इस तस्वीर में निकली गई है, वेव्स आ रही हैं, लकड़ी तिरछी रखी हुई है। अब ये वेव जो इधर से आ रही है ना, ये जब यहाँ से टकराएगी ना तो ये बिल्कुल सीधी ऐसे मुड़ेगी। ये सीधी आ रही है, ये बिल्कुल सीधी नीचे को मुड़ जाएगी। जितना एंगल इस वेव का होगा, जो ये वेव आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव, और ये जो वेव नीचे जा रही है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव वेव। जितना एंगल यानी 90 का एंगल अगर ये इंसिडेंट यानी आई से इंसिडेंट वेव का होगा, उतना ही एंगल जो है वो रिफ्लेक्टिव वेव यानी 90 डिग्री ही रिफ्लेक्टिव वेव का होगा। तो जब, अब यहाँ से इसकी तारीफ पढ़ें, जब वेव एक मीडियम से गुजरती हुई दूसरे मीडियम की सतह से टकराती है, यानी एक मीडियम पानी से गुजर रही थी, दूसरे मीडियम लकड़ी की सतह से टकराई, तो वो पहले मीडियम यानी उसी पानी के अंदर ही वापस लौट आती है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, इस आने वाली वेव का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये जो मुड़ के नीचे की तरफ वेव जा रही है, ये वाली, इसके बराबर होता है। वेव के इस अमल को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। समझ आ गई होगी जी, वेव के इस अमल को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसके बाद जो है वो दूसरा हमारे पास ये सीन है। दूसरा हमारे पास जो यहाँ पे वेव का एक खुसूसियत है वो ये है कि वेव जो है जब एक मीडियम से किसी ज़ाविये के साथ दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, तो वेव मोशन जो है उसकी सिमत जो है वो उसकी सिमत तब्दील करने के अमल को वेव रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या मतलब, एक पानी है गहरा, ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, एक पानी है ये हल्का गहरा, ठीक है। जब ये पानी गहरे पानी से वेव, जो ये वेव्स आ रही हैं दरमियान में ना, ये निशान लग रहे हैं, जब ये वेव्स गहरे पानी से दाखिल होती हैं इधर हल्के पानी में, जो कम गहरा पानी है, तो आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी इसकी समत भी जो है ना इसकी चेंज हो रही है, वो टेढ़ी हो जाती हैं ये। तो जो एक मीडियम से किसी जाविये के साथ दूसरे मीडियम में, यानी दूसरा मीडियम कम गहरा पानी, इसमें दाखिल हो रही, पहला मीडियम गहरा पानी, दूसरा मीडियम कम गहरा, दाखिल होते हुए जो मोशन है उसकी सिमत का जो है वो करने के अमल को, सिमत जो है वो कुछ तब्दील हो जाती है। जो ये कुछ सिमत तब्दील होती है ना, इस अमल को हम क्या बोलते हैं, वेव की रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब रह गया पीछे डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो डिफ्रैक्शन ये होता है कि वेव के ये देखें आप, पीछे से ये सारी वेव्स आ रही हैं बराबर में, ये वेव्स आ रही हैं, आगे इन्होंने वेव्स के क्या कर दिया, ये वाली वेव्स पीछे से आ रही हैं, आगे इन्होंने तो वेव के रास्ते में ना 2 लकड़ी के टुकड़े ये रख दिए। जब यहाँ बारीक सा एक सुराख रह गया, इसमें से जब ये वेव्स निकलती हैं तो यहाँ पे देखें ये गोल गोल हो गई हैं, गुलाई में हो गई हैं। तो वो ये बात कह रहा है कि जब वेव्स के रुकावटों के बारीक किनारों के गिर्द मुड़ जाना, अब बारीक किनारे इनके गिर्द मुड़ गई हैं, ये देखो नीचे वाले में मुड़ी हुई हैं या ऊपर वाले में ये फैली हुई हैं, तो यह फैल जाने के अमल को डिफ्रैक्शन कहते हैं। समझ आ गई होगी। पीछे से वेव्स तो ठीक आ रही हैं, आगे दो उनके दस्ते में रुकावटें रख दी, तो रुकावटों की वजह से इनका मुड़ जाना या फैल जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये था हमारा डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट। तो ये था जी हमारा इसका फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर। इसके अंदर जो है इम्पोर्टेंट ये थे MCQs भी हैं, और ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग्स भी हैं। तो ये बार बार रिपीटेड हैं जो हमने किए। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट कोशिश करेंगे जिस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें ज़रूरी हुई
उनको हम कर देंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।